Hey guys, how are you all? We were doing chronological events of modern history. 1945 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना, in the previous video. In today's video, we'll be going to cover after 1945, right? तो एक मिनट से फटाफट में ये बता दो कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे आफ्टर 1940. इम्पॉर्टेंट है, 1940 के बाद में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए. तो 40 में क्या हुआ था? ऑगस्ट ऑफर आया था 40 के अंदर. देन उसके बाद में 41 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह है. 42 मार्च 42 में क्या होता है आपका? क्रिप्स मिशन आता है. देन अगस्त 1942 के अंदर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है. कौन सी मीटिंग थी? ग्वालियर टैंक पे मीटिंग हुई थी जिसके अंदर क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन था उसे रेटिफाई किया गया था. अरुण आसफ अली ने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था. तो यहाँ पे हो जाता है 1942 पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. 43 में फमाइंस आई थी. 44 के अंदर राजा गोपालचारी फॉर्मूला और 45 के अंदर आता है देसाई लियाकत पैक्ट. 45 में देसाई लियाकत पैक्ट आता है. अब उसके बाद में हमने देखा था कि 45 में मई 45 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो एंड हो जाता है और उसके बाद में भेजा जाता है वेवल को प्रपोजल लेकर के कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल है वो आप लेकर के जाओ. तो वेवल का प्लान आता है जून 1945 में, जिसे कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता बाय जो हमारे लीडर्स हैं उनके द्वारा. अब उसके बाद में आगे देखते हैं. देखो गाइस, 3 अपसर्जेस हैं, ध्यान रखना. 3 अपसर्जेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ये अपसर्जेस हुए थे विंटर के अंदर 1945-46. मैं आपको डेट वाइज बता देती हूँ. 21 नवंबर 1945 जो फर्स्ट अपसर्ज होता है, जो फर्स्ट रिवोल्ट होता है वो कहाँ पे? 21 नवंबर 1945 एट कैलकाटा, राइट? कैलकाटा over INA trials, right? INA trials, INA इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस. कुछ याद आया? 1940, हाँ, नहीं आया याद? नहीं आया तो एक बार बुक में पढ़ लेना, याद आ जाएगा. देखो, INA एक बहुत वास्ट टॉपिक है. इट रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो टू कवर. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है देन डू लेट मी नो, मैं इसे एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है? अभी के लिए बताई थी INA के अंदर जस्ट वही 2 फेजेस थी. फर्स्ट फेज जो थी विच वॉज स्टार्टेड बाय ये जो आइडिया था, दिस होल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड बाय जो मोहन सिंह है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था. एंड देन फिर 1943 के करीब सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने वो कमांड ले लेते हैं. फिर उसके बाद में रानी झांसी रेजिमेंट, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर. तो INA ट्रायल्स, ठीक है ना. तो ये बेसिकली क्या था कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो होते हैं, है ना, उनकी मदद से एक आर्मी बना करके और उस आर्मी के थ्रू, जापानीज की मदद से उस आर्मी के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना, बेसिकली ये काम था. इस जो INA जो फोर्स जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसका बेसिकली ये रीजन था, राइट? तो अब क्या होता है कि अब जापानीज के साथ में मिलकर के आप अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना चाह रहे हो, यानी कि आप जापानीज का सपोर्ट कर रहे हो, तो अंग्रेजों के तो भाई आप बिल्कुल खिलाफ हो एक तरीके से, है ना. तो वो तो आपको दुश्मन मानेंगे. तो उस केस में जो INA होते हैं, इसके तो INA का ट्रायल्स जब होते हैं, यानी कि जब ये पूरा सब चीज खत्म हो जाती है, देन उसके बाद में INA के ट्रायल्स कंडक्ट करे जाते हैं कि इसमें गुनहगार कौन है, उसे सजा दी जाए, राइट? तो फर्स्ट ट्रायल होता है आपका कहाँ पे? अगर आपको पता होगा तो रेड फोर्ट में फर्स्ट ट्रायल होता है दिल्ली में, जहाँ पे INA के जो 3 जर्नल्स थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख, है ना. प्रेम कुमार सहगल था और उसके अलावा शाहनवाज खान एंड देन गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख थे. दे ऑल 3 वर, इनके ऊपर ट्रायल किया गया था एंड दे वर पुट टू डॉक, राइट? तो ये पहला मतलब कि यहाँ पे कैलकाटा के अंदर अपसर्ज हुआ था, फर्स्ट अपसर्ज. सेकेंड अपसर्ज वॉज ऑन 11 फरवरी 1946, राइट? ये अपसर्ज भी आपका कैलकाटा में हुआ था. ये किस वजह से हुआ था? ओवर 7 year सेंटेंस टू INA ऑफिसर राशिद अली, राइट? राशिद अली जो थे उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई थी
भाई वो चाह तो इंडिया की इंडिपेंडेंस ही रहे थे ये सब लोग, बट ब्रिटिशर्स के लिए तो ये अगेंस्ट है ना, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स इन्हें सजा देना चाह रहे थे। तो इनको लेकर के अभी ने 7 साल की सजा सुना दी गई थी, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया इसको लेकर के। तो INA का रिवोल्ट ये अपने जो थर्ड अपसर्ज है, सेकेंड अपसर्ज है, वो 11 फरवरी को होता है। थर्ड अपसर्ज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 18 फरवरी 1946, और ये कहाँ पे होता है? ये होता है बॉम्बे के अंदर, ध्यान रखना। 18 फरवरी 1946 बॉम्बे के अंदर ये अपसर्ज होता है। बाय हुम? बाय RIN रेटिंग्स ऑफ हेमिस तलवार H है ये, ठीक है ना, हेमिस तलवार तो आपको पता ही है। तो हुआ क्या था कि जो RIN इज व्हाट? इट्स अ रॉयल इंडियन नेवी। जो हमारी नेवी थी ना, रॉयल इंडियन नेवी, उसके कुछ 1100 सोल्जर्स थे, 1100 सोल्जर्स के करीब थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। और क्यों किया था इन्होंने रिवोल्ट? इसके रिवोल्ट के पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे कि भाई जो इनके जो वो कहते हैं ना कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे वो इन्हें अब्यूज किया करते थे, प्लस इनके साथ में अच्छा मिसबिहेव किया जाता था, एंड इवन यहाँ तक कहते हैं ना कि खाने को भी अच्छा नहीं दिया जाता था, अनपैलेटेबल फूड वाज ऑफर्ड टू देम। तो ये काफी टाइम से इनके अंदर गुस्सा तो था ही, और फाइनली ये गुस्सा जाकर के फूटता है 18 फरवरी को। 18 फरवरी 1946 को आपकी जो हमारी ये RIN रेटिंग्स है, रॉयल इंडियन नेवी की जो रेटिंग्स हैं, वो एक साथ में रिवोल्ट कर देती हैं, राइट। और इनफैक्ट ध्यान रखना, RIN रेटिंग्स को एक चीज पूछी जाती है, दिस इज द, ये जो RIN रेटिंग है इन्हें माना जाता है दिस इज द लास्ट नेल, या फिर बोल दो फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो है ना, उनके कॉफिन में फाइनल नेल यही माना जाता है। यानी कि वो होता है ना, कॉफिन में फाइनल नेल लगाया जाता है, मतलब सील हो गया, उसके बाद में खत्म हो गया अब बस ये बिल्कुल, तो वो वाली चीज है। ब्रिटिश रूल का जो सबसे एंड का इवेंट माना जाता है ना, जो रिवोल्ट माना जाता है, वो RIN रेटिंग्स का है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक ये बात हो जाती है। ये सब चीजें क्या चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर? 1945 से 46 के उसके अंदर चल रही है, राइट। और हमने क्या देखा था 45 में? हमने ये चीज देखा था, वेवल प्लान आ गया था। देन उसके बाद में 46 में 1946 में ही आपका आता है कैबिनेट मिशन, राइट। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। अब इस मिशन में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिशन के अंदर देखो 3 नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वही हमारे जो वो है ना, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स भाई साहब हैं वही यहाँ पे आते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स साथ में आते हैं। उसके अलावा पैथिक लॉरेंस साथ में आते हैं, एंड देन AV अलेक्जेंडर। तो 3 नाम कौन से हो गए? पैथिक लॉरेंस हो गया, AV अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों क्रिप्स, ये तीनों साथ में आते हैं कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन इंडिया में पहुंचता है, ये पहुंचता है दिल्ली कब? दिस कैबिनेट मिशन रीच दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946, ठीक है। 24 मार्च 1946 को यहाँ पे पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम अपना ही प्रपोजल लेकर के आए हैं, मतलब कि हम अपना एक प्लान लेकर के आए हैं जो हम तुम्हारे सामने रखेंगे, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना मत करो, वो वाली बात है, ठीक है। अपना एक प्लान बना करके लाते हैं, और ये प्लान ये इनके सामने बना करके लाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहां की जो कंडीशंस है उसे देख करके ये फाइनली एक प्लान प्रपोज करते हैं मई 1946 के अंदर, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आता है जो वो ये रखते हैं सामने मई 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन प्लान थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उनके लिए बता देती हूँ। कैबिनेट मिशन, देखो कैबिनेट मिशन सबसे पहली बात तो ये कहता है कि भाई जो पाकिस्तान की डिमांड है ना वो उसे सिरे से नकार देता है, मतलब कि कंप्लीटली रिजेक्शन ऑफ द फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। वो कहता है नहीं बनेगा पाकिस्तान तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान की जो डिमांड है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है,
ठीक है। कैबिनेट मिशन ने, ध्यान रखना, पाकिस्तान की डिमांड को, एक सेपरेट फुल फ्लेजेड पाकिस्तान बनाने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। और इसने क्या बोला कैबिनेट मिशन ने? कैबिनेट मिशन सेज कि हम 3 ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ये 3 ग्रुप बना देंगे। अब इन 3 ग्रुप के अंदर जो पहला ग्रुप है वो तो आपका हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे सारे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस आ जाएंगे। कौन कौन से थे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस? देखो, बिहार हो गया, इसके अंदर यूपी हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पे मैंने सीपी लिखा है, कनॉट प्लेस मत समझ लेना इसे, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस। एंड देन उसके अलावा यहाँ पे आपका बिहार, यूपी हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, मद्रास हो गया, है ना। ये वाले सारे आपके जो जितने भी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थे, बॉम्बे भी इसके अंदर आ जाएगा, ये सारे इसके अंदर आपके आ जाते हैं। तो जो भी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, कहने का मतलब है वो सारे ग्रुप ए में आ जाएंगे। ग्रुप बी में अब कौन आएगा? दे सेड कि ग्रुप बी के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस आएंगे। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी ये कहते हैं जो वेस्टर्न साइड वाले हैं ना, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, है ना। उसके अलावा इधर की तरफ अपने पंजाब पड़ता है, पंजाब हो गया, वेस्टर्न साइड में सिंध हो गया। इसने कहा ये सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, ये सारे हम एक ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप बी में, ठीक है। सी में भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, सी में भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। और इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें आपके ईस्टर्न साइड वाले, यानी कि बंगाल और आसाम, ये दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी थे ईस्टर्न साइड में। तो इसने कहा कि भाई बंगाल और आसाम जो है वो हम सी ग्रुप में रख देंगे। अब देखो इनका कहने का क्या यहाँ पे मतलब है, इन्होंने कहा कि भाई हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, अब ये तीनों ग्रुप सेपरेटली अलग अलग बैठ करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। समझ में आ गई बात? ग्रुप ए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा, ग्रुप ए बी अपना और ग्रुप सी अपना। अब तीनों ने अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद में तीनों साथ में बैठो और यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके अंदर डिफेंस प्लस कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों जो है साथ में कॉमन रहेंगे। समझ गए? यूनियन का बैठ करके आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और यूनियन में ये तीनों चीजें साथ में है, यानी कि इन तीनों का डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इन तीनों ग्रुप का वो एक है। समझ रहे हैं बात? कॉमन सेंटर, कैबिनेट मिशन भी कॉमन सेंटर की ही बात कर रहा है। तो सोच करके देखो, हमारे जो राजा गोपालचारी हैं वो क्या जापानी में थोड़ी ना बोले थे, उन्होंने भी तो कॉमन सेंटर की बात कही थी, है ना। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि देखो कैबिनेट मिशन जो है इसने कहा कॉमन सेंटर तो होगा, बट जो रेसिडुअरी पावर्स है ना, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, रेसिडुअरी पावर्स वो पावर्स जो ना यूनियन के पास में हो, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो यूनियन के अंदर भी नहीं आते, स्टेट्स के अंदर भी नहीं आते, बीच के जो होते हैं कुछ मिसलिनियस सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो किसके पास में होंगी? प्रोविंसेस के पास में, राइट, वो होंगे प्रोविंसेस के पास में। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? प्रोविंसेस के पास में दे दी, यानी कि फुल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, विच मींस वीक सेंटर। अब सेंटर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होगा, सेंटर के होल्ड में सब चीजें नहीं है। सेंटर ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, बट स्टिल सेंटर इज वीक बिकॉज रेसिडुअरी पावर्स आर गिवन टू प्रोविंसेस। समझ में आ गई बात? तो यहां तक ये इन्होंने बात कही कि भाई वीक सेंटर होगा और आपका इस तरीके से हम बनाएंगे। और अब एक और बात है कि भाई 5 साल बाद में जब पहला जनरल इलेक्शन होगा, आफ्टर 5 years व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड, तो उस टाइम पे ग्रुप जो है, कोई भी प्रोविंस अगर चाहे, सपोज अगर कोई हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है, वो अगर चाह रहा है इस ग्रुप में से बाहर निकलना तो वो निकल सकता है, ठीक है। 5 साल बाद में ग्रुप में से कोई बाहर निकल सकता है, कोई प्रोविंस चाहे तो। और 10 साल बाद में ग्रुप्स जो है या फिर जो यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन जो है उसे चाहे तो वो रिफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ गई? 10 साल बाद में यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पूरा ग्रुप है उसे उसका वो कहते हैं ना रिकंसिडर कर सकते हैं, उसे रिफॉर्म करना है या रिकंसिडर करना है, तो उसके बारे में 10 साल बाद में आप चीज कर सकते हो। तो अब ये तो इसने अपना प्लान दे दिया, ठीक है।
अब ये पूरा प्लान कैबिनेट मिशन ने दे दिया, अब सब लोग लग गए भाई सोचने के लिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सा प्लान लेकर के आया है ये, अब इस पर थोड़ा सोच विचार करते हैं, इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही दिमाग लगाने लग गए। कांग्रेस को लगा कि भाई अगर आप कंपलसरी ग्रुपिंग देते हो इस तरीके से, पहली बात तो 5 साल का वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए किसी को भी अगर बाहर निकलना हो तो, किसी भी अगर प्रोविंस को बाहर निकलना हो तो। एंड प्लस अगर कंपलसरी ग्रुपिंग आप दे रहे हो सो विच इज कहते हैं ना कि वो एक प्रकार का दैट इज अगेंस्ट टू द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राइट। तो ये बात कांग्रेस इस बारे में सोच रही थी। मुस्लिम लीग, अब जिन्ना ने क्या सोचा, जिन्ना के दिमाग में तो एक ही चीज थी, पाकिस्तान, है ना। तो ही थॉट कि भाई 10 साल बाद में ग्रुप बी और ग्रुप सी, B+C आई लव पाकिस्तान बन गया, है ना। तो ही थॉट कि भाई 10 साल बाद में ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिलाकर के मैं तो अपना पाकिस्तान बना लूंगा। तो ये प्लान तो भाई हमारे लिए वर्क करता है ना। सो इट्स अ कंप्लीटली वर्केबल प्लान फॉर अस। तो ठीक है, फिर किस बात की देरी, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। अब इसके आगे मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आई होप आपने ये सब चीजें नोट कर ली होगी कहीं पे। वैसे तो बुक में सब कुछ दे रखा है, बट एक सीक्वेंस पे एक पेज पे लिख लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, राइट। जस्ट रबिंग दिस। हाँ, तो अब क्या हुआ कि 6 जून को मुस्लिम लीग accepted this plan, accepted cabinet mission plan, एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। 6 जून को मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हमें मंजूर है, जो कैबिनेट मिशन में जो हमें प्लान ला करके दिया है हमें मंजूर है, हम तो इसके हिसाब से काम करने को तैयार है। कांग्रेस अभी भी सोच रही होती है, वो सोचती है कि भाई थोड़ा सोच विचार करके फिर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए। तो फाइनली 24 जून को कांग्रेस ऑल्सो एक्सेप्ट दिस प्लान, कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है कैबिनेट मिशन को। तब मुस्लिम लीग सोचती है कि भाई कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया प्लान, अभी तक तो खुश हो रहे थे कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे ही फेवर में है। अब ये सोच रहे थे कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, विच मीन्स कुछ तो इस प्लान में चोट है, कहीं ना कहीं पे भाई हमारा जो ड्रीम पाकिस्तान है वो बनने से रोका जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो प्लान है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग कहती है जितना जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट किया था उतना ही जल्दी उस अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ भी कर लेते हैं। देन फाइनली 29 जुलाई को मुस्लिम लीग जो है वो अपना जो एक्सेप्टेंस दिया था इस प्लान को वो विड्रॉ कर लेती है, राइट। विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस टू द प्लान, और कहते हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट एक्शन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन की डेट भी डिसाइड कर लेते हैं 16 अगस्त, और इस दिन फिर कम्युनल होलोकॉस्ट वगैरह होता है। तो पहले एक्सेप्ट करती है मुस्लिम लीग इस प्लान को, फिर जब कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर सोचती है कि अरे इन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मतलब हमारे लिए तो कोई इसमें चोट है, हमारे लिए हमारा जो ड्रीम है वो शायद पूरा ना हो पाए। तो फटाफट इसे अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लेती है मुस्लिम लीग। अब यहाँ तक ये बात हो जाती है। फिर उसके बाद में 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट बनती है ना। इंटरिम गवर्नमेंट वाज स्worn इन बाय whom, बताओ। 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। दिस इंटरिम गवर्नमेंट वाज स्worn इन बाय whom, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पे मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह बनाते हैं। मुस्लिम लीग तो कहती है भाई हम तो डायरेक्ट एक्शन करेंगे, बट वेवल देखो कितना वो कहते हैं ना तेज चालाक इंसान है। वो यहाँ पे फाइनली जब ये बना लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, तब धीरे से अक्टूबर में मुस्लिम लीग को भी इसके अंदर जोड़ देता है, मुस्लिम लीग को भी इसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड करवा देता है, ठीक है। वेवल तो यहाँ पे मुस्लिम लीग अक्टूबर में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। बेसिकली पर्पस तो यही होता है कि ढंग से काम नहीं करने देना और इस चीज को
वो करना, ठीक है, ढंग से गवर्नमेंट नहीं चलने देना। एक्चुअली क्या होता है, बैकग्राउंड में 1945-46 में इलेक्शंस भी हुए होते हैं और कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। कुछ ही स्टेट्स, जो कुछ ही प्रोविंसेस हैं, जैसे कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बंगाल, पंजाब वगैरह, ये प्रोविंसेस हो गए, इन्हें छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की जो मेजॉरिटी है वो आती है, ठीक है। तो 1946 में ये हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर इंटरिम गवर्नमेंट और ये सब कुछ चल रहा था। नेक्स्ट ईयर 20 फरवरी 1947 एटलीज स्टेटमेंट। अब ब्रिटेन में देखो, चर्चिल को रिप्लेस कर देता है एटली, ठीक है। अब एटली जैसे ही आता है वो कहता है भाई फटाफट इनका निपटारा करो, ये इंडियंस कब से चिल्ला रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता दो, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको दे दुआ करके निक्की करो, ठीक है। तो ये जो एटली है ये अपना एक स्टेटमेंट जारी करता है, ये कहता है कि भाई ये कब से ड्रामा चल रहा है कि अब मतलब कि अब हमने कितने मिशन और कितने प्लान प्रपोजल्स भेज चुके हैं। पहले कह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता दे नहीं रहे, अब दे रहे हैं तो ये ले नहीं रहे हैं। यानी कि इनके अंदर इंटरनल क्लैशेस इतने ज्यादा हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कि कोई एक, वो कहते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ एक गवर्नमेंट बनी नहीं पा रही है, एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहां पे हम इनको सारी जो पावर है वो ट्रांसफर करके आ जाए। तो इसने कहा कि मैं एक डेट दे रहा हूं 30 जून 1948। एटली ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अब माइंड कीजिएगा मैंने गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे 1948 ही है, ठीक है ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी इंडिपेंडेंस तो 47 में होगी, 48 कैसे, बट हाँ, एटली ने लास्ट डेट ये दी थी। इसने कहा था कि भाई 30 जून 1948, इससे पहले तक का समय है तुम्हारे पास में, अगर अपने जो क्लैशेस हैं वो सुलझा सकते हो या जो भी कोई जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं उसे सुलझा सकते हो तो कर लो। इसके बाद में अगर यहाँ तक तो भी तुम्हारा कोई प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है तो जैसी भी सिचुएशन होएगी ना, हम तो जिस टाइप की भी गवर्नमेंट होगी हम वैसे ही सब कुछ उसी को ही पावर ट्रांसफर करके आ जाएंगे, ठीक है। दे सेड कि तुम्हारा अगर नहीं भी कुछ होता तब जैसी भी इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट है, उसके अंदर हम उस फॉर्म में ही सारी पावर ट्रांसफर करके आ जाएंगे। और एक बार हमने तुम्हें पावर्स दे दी फिर उसके बाद में भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुल मिलाकर के हम भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही एटलीस्ट स्टेटमेंट, ही गेव द डेट 1948 30 जून कि भाई तब तक तुम्हारा सल्टारा हो जाना चाहिए। अब इन्होंने फिर साथ में वेवल को बुला लिया, कहते वेवल बेटा आ जाओ, हम किसी और को भेज रहे हैं। तब इन्होंने भेजा माउंटबेटन को भेजते हैं। माउंटबेटन बहुत ही क्लियर प्लान के साथ में आते हैं, 3 जून प्लान। खैर माउंटबेटन का जो प्लान है उसे बोला जाता है 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान। देखो क्या है, माउंटबेटन जो है वो इतना क्विक डिसीजन क्यों ले पाया। 3 जून प्लान है ना, 3 जून को ये प्लान आता है और कहाँ पे, हमें तो 15 अगस्त तक तो हमें देखो इंडिपेंडेंस ही मिल गई, सब कुछ ये सब चीजें हो गई। कैसे ये सब चीज हुई? माउंटबेटन ने इतना क्विक डिसीजन ले लिया, जो पीछे आए थे वो तो मतलब इतने ढीले थे कि कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, कोई प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। द रीजन बीइंग, अब इन्होंने माउंटबेटन को कुछ पावर्स दे करके भेजा था। जो पहले वाले थे उनके पास में फिक्स्ड प्रपोजल्स थे, वो अपने हिसाब से चीजें नेगोशिएट नहीं कर सकते थे, बट माउंटबेटन को इन्होंने काफी पावर्स दे करके भेजा था। ब्रिटेन ने ये कहा था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि भाई कोशिश करना, माउंटबेटन को बोला कोशिश करना, ट्राई, अगर इंडिया को यूनाइट कर सको कोशिश करना कि पार्टीशन ना हो, और अगर फिर कोई मतलब कि ऑप्शन ना बचे तो कर देना पार्टीशन, ठीक है। ये बात कही थी। व्हाई ब्रिटिशर्स डजंट वांटेड इंडिया टू गेट पार्टीशन्ड, क्यों ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे एट द फर्स्ट इंस्टेंस कि इंडिया का पार्टीशन हो? द रीजन बीइंग, अगर इंडिया का पार्टीशन होता है सो दैट विल बी अ बिग ब्लॉट ऑन द ब्रिटेन डिप्लोमेसी, है ना। जो ब्रिटिश है वो हम पे रूल करके गए और फिर उसके बाद में उस कंट्री का पार्टीशन वगैरह हो गया, तो ये उन्होंने जो रूल किया था उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था अगर उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर। और प्लस वो चाहते थे कि पार्टीशन करने की बजाय हमें इंडिया से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहे,
मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में हमारा जितना भी ट्रेड वगैरह है सब कुछ है वो हमारा बेनिफिट वो कहते हैं ना चलता रहे, इस वजह से हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से ही इस चैप्टर को एंड करना चाहिए। तो इन्होंने माउंटबेटन कहा कि आप ये चीज़ देख लेना। माउंटबेटन ने कहा ठीक है, माउंटबेटन आ गए। अब माउंटबेटन आए तो फिर उसके बाद में सब लोगों ने, जैसे कांग्रेस ने माउंटबेटन को बहुत कहा कि भाई आप है ना पार्टीशन अगर बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है करना तो भाई मतलब आप देख लेना, जो भी चीज़ करो पाकिस्तान जो है वो बहुत छोटे से छोटा बनाना। मतलब कि माउंटबेटन जो थे उन्होंने इंडियंस जो हैं जो इंडियन जो लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर्स थे, उनकी बात मान ली और पाकिस्तान को बहुत छोटा साइज का बनाया, राइट। बट पार्टीशन वॉज इनएविटेबल। ये प्लान तो देखो क्या लेकर के आए थे, इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, पंजाब और बंगाल, राइट, पंजाब और बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम 2 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। अब उन 2 ग्रुप्स के अंदर वोटिंग कराएंगे। अब उस वोटिंग में अगर किसी भी ग्रुप ने सिंपल मेजॉरिटी से भी ये कह दिया कि पार्टीशन होना है तो फिर पार्टीशन कर देंगे। पहली बात ये। सेकंड थिंग ही सेड कि भाई जो ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो सिंध की बात रही, सिंध अपना डिसीजन खुद लेगा, लेट हिम टेक हिज ओन डिसीजन, भगवान भरोसे, चलो वो अपना डिसीजन खुद लेगा। उसके बाद में इन्होंने बोला जो माउंटबेटन प्लान था उसके अंदर ये भी चीज कही गई कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और जो शाइलेट डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, वहां पे हम लोग क्या करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे। अब वहां पे रेफरेंडम करवाएंगे तो अगर रेफरेंडम में जो भी चीज आती है, जनमत संग्रह है ना, तो उसमें जो भी चीज आती है अगर लोग बोलते हैं पार्टीशन होना चाहिए तो हम वो चीज कर देंगे। और इंडिया और जैसे ही ये होगा पार्टीशन तो क्या होगा, 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चला रहे हैं, अभी भी मिल हमें डोमिनियन ही रहा है। इंडिया पहले इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगे। एक बात और चीज यहाँ पे, तो फिर इस तरीके से पूरा प्लान होता है जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और फाइनली 15 अगस्त को इंडिया को और 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान बन जाता है, 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। वो जो बात मैं कह रही थी वो यही है कि लाइक हम लोग इतने टाइम से जो इंडियन जो कांग्रेस लीडर्स थे, दे वर क्वाइट अगेंस्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो अब यहाँ पे एंड में डोमिनियन क्यों एक्सेप्ट कर लिया भाई, ना करते डोमिनियन एक्सेप्ट। हाँ, तो उसका रीजन ये था कि डोमिनियन स्टेटस के थ्रू जो प्लान माउंटबेटन ने रखा था, उस प्लान के थ्रू दिस वाज द क्विक वे टू ट्रांसफर द पावर, राइट। इससे पावर्स बहुत जल्दी ट्रांसफर की जा सकती थी और सिचुएशन बहुत वर्स हो रही थी। मतलब कि कम्युनल जो राइट्स हैं, जो मतलब कहते हैं कि होलोकास्ट इस तरीके से हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, खून खराबे को, वायलेंस को रोकने के लिए ये बहुत ही मतलब कहते हैं एक्सेप्टेबल चीज़ थी कि हम ये डोमिनियन को एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके बाद में हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। तो ये सब चीज़ें, तो ये हमने बात की पूरे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। यहाँ तक अभी हम पूरा 1947 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। हियर आई विश टू से वन थिंग, अगर कोई भी चीज़ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी ऐसा टॉपिक है, देखो पूरा एक सब्जेक्ट करवाना सीरीज के थ्रू, दैट इज बिट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग इट, राइट। अगर आपको कोई चीज़ याद करने में डिफिकल्ट लग रही है, कोई टॉपिक पर्टिकुलर डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप प्लीज़ उसे मेंशन कीजिएगा, डू लेट मी नो। मैं उस टॉपिक पे पूरी हेल्प करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ बाय मेकिंग अ वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के आगे कभी वीडियोस बनाएंगे तो वो इस टाइप से होंगे, राइट। तो ये पूरा हमने क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स और ये सीरीज हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की आज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, राइट। सो now I think these videos might be helpful for you, and if you find it worthy for your exam point of view, then do hit a like and do share it with your friends because जितने maximum students से आप ये चीज़ share करोगे, they will also get beneficial with this, right? So thank you so much and stay connected and see you in the next video. Bye.